हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानरीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत। देखिए, हम इत संज्ञक विधायक सूत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हलन्त्यम सूत्र पढ़ चुके, उपदेशे अज अनुनासिक इत संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ चुके, लशक्व तद्धिते सूत्र पढ़ चुके। इसके अलावा अगला सूत्र है हमारा चुटू, जिसकी आज हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। आपको एग्जाम की दृष्टि से ये इत संज्ञक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो प्रश्न आपके आते ही हैं। देखिए, आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कि च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, ल श क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है, जबकि मैं आपके लिए लाई हूँ डिटेल्ड व्याख्या। ठीक है, आपको जैसे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो हमारी मूल किताबें हैं, उसके अंदर जो जो लाइनें दे रखी है, जो जो वर्ड्स दे रखे हैं, वो सारे वर्ड्स, सारी लाइनें विस्तृत रूप से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब बताइए, क्या इससे बाहर हमारा कोई क्वेश्चन बन पाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम लोग इन सूत्रों की व्याख्या को विस्तृत रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, अगला सूत्र है हमारा इत संज्ञक विधायक सूत्र चुटू। देखिए, चुटू नाम से क्या पता लग रहा है आपको? चू और टू, चू टू। अब आपका पहला प्रश्न होना चाहिए कि इसके अंदर, कि इसमें तो आपका छोटा ऊ है और इधर आपका बड़ा ऊ है, ऐसा क्यों? बता पाएंगे आप कि पहले चू में छोटे ऊ की मात्रा और टू में बड़े ऊ की मात्रा क्यों है? क्यों है चू और टू? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कू, चू, टू, तू और पू। जब ये ऐसे बोला जाए तो इसका मतलब पूरे वर्ग की बात करता है ना? तो लशक्व तद्धिते में कू आया था, मतलब क वर्ग। अब यहाँ पर चू आया है तो च वर्ग, और टू आया है तो ट वर्ग। अब ये बताइए कि टू में बड़े ऊ की मात्रा क्यों है? देखिए, आपने गुरु शब्द का रूप याद किया हुआ है? गुरु, गुरु, गुरवः, यही होता है। गुरु, गुरु, गुरवः। अब देखो, एक तो होता है ये वाला रू और एक होता है ये वाला रू। ये तो रू होता है ना, जो ये तो होता है छोटा ऊ, इसमें क्या है? छोटा ऊ। और जब ये बीच में जीरो बनी हुई है ना, तो ये होता है बड़ा ऊ। ये पहचान ध्यान रखना आप कि जब रू में जीरो नहीं बना हुआ हो बीच में, तो वो होता है छोटा ऊ। अब रू के बीच में जीरो बना हुआ है, इसका मतलब बड़ा ऊ। अब ये देखो, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं बनी हुई, तो इसके मतलब इसमें है छोटा ऊ। और इधर देखो, ये जीरो बनी हुई है ये री, तो इसका मतलब यहां पर है बड़ा ऊ। ये पहचान आपको याद रखनी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो अब देखो, ये है एक वचन और ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो ये चीज पहचान में रखना। अभी मैं इसको मिटा देती हूं। इसमें है छोटा ऊ, इसमें है बड़ा ऊ, इसमें है छोटा ऊ, इसमें है बड़ा ऊ, और ये गुरवः हो गया। ठीक है, अब देखो, जब इसके हम चू और टू की करते हैं, ये चू, चू ऐसे बनेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जब दो चीजें, जब दो गुरु जुड़ गए, एक वचन एक गुरु की बात, द्विवचन दो गुरु की बात, तो जब एक तो हम च वर्ग की बात कर रहे हैं और एक हम कर रहे हैं ट वर्ग की बात, एक तो हम कर रहे हैं च वर्ग की बात और एक हम कर रहे हैं ट वर्ग की बात। तो जब दो की बात की जा रही है तो द्विवचन लगेगा या नहीं लगेगा? गुरु में
एक वचन में छोटा ऊ और द्विवचन में बड़ा ऊ, मतलब दो गुरु की बात हो रही है ना। तो दो गुरु की बात हो रही है। जैसे आप ये करते हो ना, कवि ही कवि, मतलब ये कव्य है। कवि शब्द के रूप में प्रथमा विभक्ति क्या होती है? कवि, कवि, कव्य है। तो ये तो होती है एक कवि की बात, और ये हो जाता है दो कवि की बात। बात समझ में आ रही है? एक कवि की बात और दो कवि की बात। तो जब एक कवि की बात होती है तो एक वचन, दो कवि की बात होती है तो द्विवचन। ठीक है, वैसे ही एक गुरु की बात हुई तो एक वचन, और दो गुरु की बात हुई तो द्विवचन। ऐसे ही यहां पर एक वर्ग की बात हुई, एक वर्ग की बात हुई तो एक वचन। जब दो वर्गों की बात हो गई तो क्या लग गया? द्विवचन। इसका मतलब यहां पर टू में बड़े ऊ की मात्रा का रीजन क्या हो गया कि इसमें दो वर्ग की बात कही हुई है, इसलिए द्विवचन लगाया है। यहाँ पे इन्होंने चूटू में क्या लगाया है? द्विवचन। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाता है चू और टू। अलग अलग करते हैं तो हमारे पास दोनों अलग अलग करने पर दोनों में छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है, और यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर दोनों में, एक में तो छोटे ऊ की मात्रा रहती है और बाद वाले में क्या होता है? द्विवचन लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर द्विवचन लग गया तो टू। बात समझ में आ रही है ना? चू टू यानी च वर्ग और ट वर्ग द्विवचन लगा है, इस वजह से टू में बड़े ऊ की मात्रा हुई है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। और चू और टू को जब हमने अलग अलग किया तो हो गया चू और टू। ठीक है, तो आप देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। चू और टू मतलब च वर्ग और ट वर्ग। चू का मतलब क्या हो जाएगा? च वर्ग, और टू का मतलब ट वर्ग। तो ये सूत्र क्या कहेगा? च वर्ग और ट वर्ग की इच संज्ञा होती है। चूटू सूत्र अपने आप में क्या कह देता है? च वर्ग की और ट वर्ग की इच संज्ञा होती है। ठीक है, च वर्ग की और ट वर्ग की। तो देखो, अब नीचे ये वृत्ति दे रखी है, इसके सूत्र के नीचे एक वृत्ति दे रखी है, प्रत्याद्यौ चूटू इतौ स्तः। प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में, आद्यौ मतलब आदि में, प्रत्यय आद्यौ, इनको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको तोड़ें तो प्रत्यय प्लस आद्यौ, दो शब्द निकल गए। तो प्रत्यय के आदि में आद्यौ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? मूल शब्द क्या होता है? आदि। तो आदि शब्द का रूप हमारा हरि की तरह चल जाएगा। तो हरि शब्द का सप्तमी का एक वचन, हरि शब्द का सप्तमी का एक वचन होता है हरौ। वैसे ही आदि शब्द का सप्तमी का एक वचन हो गया आद्यौ। ठीक है, तो अर्थ क्या बन गया? प्रत्यय के आदि में कौन सी विभक्ति है यहां पर? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो क्या कहा? प्रत्यय के आदि में चू और टू मतलब च वर्ग और ट वर्ग, इतौ स्तः, इतौ मतलब इत संज्ञक होते हैं। प्रत्यय के आदि में च वर्ग और ट वर्ग जो है इत संज्ञक होते हैं। देखो, प्रत्यय के आदि में, आदि का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या मतलब होता है? प्रारंभ में।
प्रत्यय के प्रारंभ में। जब च वर्ग होगा और ट वर्ग होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, इच संज्ञा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहां पर इच संज्ञा होती है, प्रत्यय के आदि में। जब प्रत्यय के आदि में च वर्ग या ट वर्ग होगा तो उसकी इच संज्ञा करनी है। ऐसे नहीं है कि प्रत्यय के अंत में हो गया, जैसे इट है, तुम कहीं इसको कर दो, इसको नहीं करोगे, इसकी तो हलंत्यम से ही होगी। इन्होंने कहा आदि में यानी प्रारंभ में जब च वर्ग और ट वर्ग होगा तो उसकी इच संज्ञा चुटू से होगी। समझ आ रही है बात? तो जब प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग दिया होगा तो उसकी इच संज्ञा चोटू से हो जाएगी, ना कि प्रत्यय के आदि में दिए हुए की इच संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे आपको इट है ना, आर्ट ऐसे दे रखा है, ये ट देख लो और कह दो कि जी ये ट आ गया तो चोटू से इच संज्ञा कर दो। नहीं, ये आदि में थोड़ी है, यहाँ पे प्रारंभ में होना चाहिए था, यहाँ पे तब इससे इच संज्ञा हो सकती थी। यहाँ पर प्रारंभ में थोड़ी है, अंत में है। अंत की तो इच संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम से। तो इसकी तो इच संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से। ठीक है, जब यहां पर होता ना टाप, जैसे टाप प्रत्यय होता है हमारा, टाप प्रत्यय होता है तो प की तो हलंत्यम से इच संज्ञा हो जाती है। और ट, ये देखो प्रत्यय के आदि में है ट, तो इसकी इच संज्ञा किससे हो जाएगी, चुटू से। तो ट की इच संज्ञा देखो, ट और आ, टा में यही है ट और आ, तो ट की इच संज्ञा किससे हो जाएगी, चुटू से। शेष क्या बच जाएगा, आ। बात समझ में आ रही है ना? तो इन्होंने कहा है प्रत्यय के आदि में, यानी ये टाप प्रत्यय दे रखा है, इसके प्रारंभ में ट या च वर्ग होना चाहिए। प्रत्यय के प्रारंभ में ट वर्ग या च वर्ग होना चाहिए, तब उसकी इच संज्ञा चुटू से होगी। तो ट वर्ग जो है ये देखो प्रारंभ में दे रखा है, इसलिए ट की इच संज्ञा किससे हो गई, चुटू से। बात समझ में आ गई ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्यय के आदि में च वर्ग और ट वर्ग होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, चुटू से उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। अब ये इतौ क्यों लगा है, इतौ, राम है रामौ, द्विवचन हो गया, तो इतौ द्विवचन। द्विवचन का मतलब दो चीजें, दो चीजें क्या है, च वर्ग और ट वर्ग, दो चीजें है ना, च वर्ग और ट वर्ग, इसलिए यहां पर इतौ में द्विवचन लगा है, इसीलिए इतौ में क्या लगा है, द्विवचन लगा है। और यहां पर भी इस त में भी द्विवचन है। अस धातु रूप करते हैं, अस्ति स्तः संति, क्या होता है, अस्ति स्तः संति, यही होता है, अस्ति स्तः संति। ये देखो द्विवचन, द्विवचन का मतलब दो चीजों की बात होनी, तो दो क्या है, च वर्ग और ट वर्ग, इसीलिए इन दोनों में इतौ स्त में द्विवचन लगा हुआ है। बात समझ में आई, क्यों द्विवचन लगा इनमें? तो प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग, इन दोनों की इच संज्ञा होती है, इन दोनों की इच संज्ञा होती है। क्लियर? अब देखो उदाहरण देखिए इसका, जैसे जस प्रत्यय, जस, स जो है ये तो अंतिम इच संज्ञक है, अंतिम वर्ण है, तो हलंत्यम से इसकी इच संज्ञा हो जाएगी। और ज किस में आता है, च छ ज किस में आता है, च वर्ग में, किस में आता है, च वर्ग में। तो ज की इच संज्ञा की, तो ज में क्या है, ज और अ, इसकी इच संज्ञा करके लोप कर दिया, हमारे पास जस प्रत्याहार का क्या शेष बच गया, अ। जस में क्या बच गया, अ। जैसे टाप प्रत्यय था, टाप में क्या शेष बच गया था, आ। बात समझ में आ रही है? देखो ये प्रत्यय के आदि में है, प्रारंभ में है, अंत में नहीं है, प्रारंभ में है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो प्रारंभ में है, और प्रारंभ में ही होगा
तभी च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये था हमारा चुटू सूत्र। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रख लेना। जैसे आपसे एक तो प्रश्न पूछ लिया कि चुटू सूत्र से इच संज्ञा कहां होती है? प्रत्यय के आदि में। एक प्रश्न बन गया प्रत्याद्यौ, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर पूछ लिया चुटू सूत्र से कितने वर्णों की संज्ञा होती है? कितनी हो गए? च वर्ग में 5 और ट वर्ग में 5, यानी 10 वर्णों की संज्ञा होती है। देखो घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। अगर आपको आते होंगे, जब सूत्र को अच्छे से आपने समझा होगा, तो क्या आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहती हूं कि इसको अच्छे से पढ़ो। मैं आपको मूल किताबों से पढ़ा रही हूं ये, ठीक है। कोई गाइड पासबुक कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आपको मूल किताबों से पढ़ा रही हूं कि जिससे आपका सारा पेपर कवर हो सके। देखो एग्जामिनर मूल किताबों से ही तो पेपर बनाएगा ना, और कहां से बनाएगा? गाइड या पासबुक से क्या पेपर बनाता है? वो नहीं बनाता। वो हमेशा मूल किताबें उठाता है। और जब हमने मूल किताबों में से सारा कुछ पढ़ लिया, तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और क्या बन जाएगा? जैसे आपको टाप प्रत्यय दे दिया और टाप प्रत्यय दे करके कह दिया कि टाप प्रत्यय में ट की इच संज्ञा किस सूत्र से होगी, जस प्रत्यय में ज की इच संज्ञा किस सूत्र से होगी। इस तरीके से कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको एग्जाम में। अगर आपने सूत्र को अच्छे से समझा हुआ है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा। आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा अगला इच संज्ञक सूत्र चुटू, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले इच संज्ञक सूत्र के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।